जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वही 30 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। गेहूं, चावल, मक्का आदि के लिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही हम दोमट मिट्टी कहते हैं और इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। और एक और फैक्ट याद रख लो कि जो मिट्टी का अध्ययन होता है, जो स्टडी ऑफ सॉइल है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन, पौधों में सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। जो पौधे होते हैं इनको सबसे ज्यादा जल मिलता है चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी से पौधों को सबसे ज्यादा जल क्यों मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जल को ज्यादा खींचती हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, तो जो बलुई मिट्टी होती है इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी थी। फटाफट से आंसर लगाइए। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। ठीक है, और ये सिखों के पहले नंबर के गुरु भी थे और इन्होंने ही लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत करी थी। फिर 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में जो गुरु अंगद देव हैं ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु बने थे। ओके, बताइए नंबर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किस पौधे को जंगल की आग कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है। दोस्तों सही आंसर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पौधे को। फैक्टों से हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पलाश नाम का पौधा होता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा। और इसी वृक्ष को लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण जंगल की आग कहा जाता है। पलाश नाम का जो पौधा है ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प है। आप लोगों ने पलाश नाम का पौधा देखा है कि नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने इस पौधे को जरूर देखा होगा। बताइए किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, जहांदार शाह को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहांदार शाह जो है ये मुगल वंश का एक शासक था। किस वंश का, मुगल वंश का एक शासक था और ये बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था जो कि 1712 ईस्वी में मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। इसके शासनकाल की पूरी बागडोर इसके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां के हाथों में थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था, या फिर इसको कठपुतली मुगल सम्राट भी कहा जाता था। याद रखना इन फैक्टों को, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब बताइए दोआब क्या होता है। दोआब क्या होता है, तो दोस्तों दोआब जो है ये दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, एक नदी यहाँ से फ्लो हो रही है और दूसरी नदी यहाँ से फ्लो हो रही है और इसके बीच में ये जो भूमि आपको दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इतने एरिया को कहेंगे दोआब। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दोआब किसे कहते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉस्मोलॉजी। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि था।
अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध कवि है उसका नाम है रहीम खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि रहीम खान को अब्दुल रहीम खान के नाम से भी जाना जाता था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था तथा ये अपनी गजल और दोहों के लिए काफी ज्यादा मशहूर था। गुजरात युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने रहीम खान को खान खाना की उपाधि दी थी। याद रखना, पूछा जाता है खान खाना किसको कहा जाता था? रहीम खान को कहा जाता था। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। ठीक है, और किस युद्ध के बाद दी थी? तो गुजरात युद्ध के बाद दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन व्यवस्था प्रारंभ करी थी? तो दोस्तों सबसे पहले शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन व्यवस्था शुरू करी थी। इसने भूमि को मापने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग किया था। ठीक है, एक सिकंदरी गज का इसने प्रयोग किया था और दूसरा इसने प्रयोग किया था सन की डंडी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था, सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और पीएससी में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदरी गज कितने अंक का होता था? तो जो सिकंदरी गज था ये 32 अंक का था। ठीक है, और याद रखना जो शेरशाह सूरी है इसने सूरवंश की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बताइए ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रेसम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और दोस्तों जो ग्रेसम का नियम है ये किसने दिया था? ये थॉमस ग्रेसम ने दिया था। ठीक है, और इस नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी 2 मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये है ग्रेसम का नियम और ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किसने दिया था? थॉमस ग्रेसम ने दिया था। बताइए बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? जब बारिश होती है और मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उस खुशबू को क्या कहा जाता है? पेट्रीचोर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए चाय, कॉफी और रबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? सही आंसर हो जाएगा जो लेटराइट मिट्टी है ये चाय, कॉफी और रबर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बताइए भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? संविधान में सबसे पहले संशोधन किया गया 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार कानून से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था करी गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ये व्यवस्था करी गई थी 11वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 11वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था। अब आप बताइए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो देखो दोस्तों 1972 के दौरान जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये 525 थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? 31वां संविधान संशोधन होता है। और 31वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 1972 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1972 में। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 138 के 2 में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 का तो सभी लोगों को पता होगा। 51 का किससे संबंधित है? तो 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बताइए फटाफट से किस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं थीं ये कुश्ती में भाग लेती थीं। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो हरिहर राय प्रथम। ठीक है, ये पूछा जाता है पूरा नाम क्या है?
हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय, ये दोनों भाई थे और दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। स्थापना कब करी थी? तो 1336 ईस्वी में स्थापना करी थी। और इसी साम्राज्य की जो महिलाएं हैं ये कुश्ती में भाग लेती थीं। बताइए भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? फटाफट से आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों, तुगलक वंश का एक अंतिम शासक है, उसका नाम क्या है? नसरुद्दीन महमूद शाह। और इसी के शासनकाल में 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। बताइए किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने यानी कि पंख बनाने में किया जाता है? जो हवाई जहाज के पंख होते हैं इनको क्या कहा जाता है? डैने। और ये जो हवाई जहाज के डैने हैं ये किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं? डेल्टा मेटल के बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डेल्टा मेटल का संगठन यदि पूछा जाए तो इसमें कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 60%, ठीक है। और जिंक कितना होता है? तो जिंक होता है 38%, ठीक है। और लोहा आपसे पूछा जाएगा, लोहा यानी कि Fe, लोहा कितना होता है? 2% होता है, ठीक है। और याद रखना डेल्टा मेटल से क्या बनाए जाते हैं? हवाई जहाज के डैने यानी कि पंख बनाए जाते हैं। बताइए अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? बोन्स में कितना कैल्शियम है ये कैसे पता करते हैं? BMD टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। BMD टेस्ट फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन में मिनरल की कितनी डेंसिटी है। और एक ECG टेस्ट होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय संबंधी विकार की जानकारी पता करते हैं इससे। एक EEG टेस्ट होता है इलेक्ट्रो इन्फ्लोग्राफ, इसको मस्तिष्क संबंधी बीमारियां पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। बताइए लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? लाल दवा, सबसे पहले आपको ये पता रहना जरूरी है कि लाल दवा का प्रयोग पशुओं में जो मुंहपका और खुरपका जैसी बीमारियां हो जाती हैं तो उन बीमारियों में लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। और लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। और लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र है ये भी पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। दोनों आपको याद रखना है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। बताइए इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक है दोस्तों एडवर्ड जेनर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या है? तो इसको हम हिंदी में प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों यानी कि इम्यून सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एडवर्ड जेनर, आप लोगों को एक और चीज याद रखना है कि जो चेचक का टीका है, ठीक है, चेचक का टीका, इसका आविष्कार भी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? बुक का नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। और इस बुक के राइटर का नाम है सर M विश्वेश्वरैया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे। 15 सितंबर को याद रखना, 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर हम हर साल क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे मनाते हैं। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? तो टंगस्टन का एकमात्र उत्खनन केंद्र पूरे भारत में उस कौन सा है? डेगाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेगाना जो है ये राजस्थान के नागौर जिले में है। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले का एक प्रमुख क्षेत्र है। और टंगस्टन की यदि हम बात करें तो टंगस्टन की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखना टार वर्न वर्गमैन। क्या नाम है इनका? टार वर्न वर्गमैन। और इन्होंने 1781 में टंगस्टन की खोज करी थी। जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का ही बना होता है। अब बताइए लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि यानी कि डेथ यूनिवर्सरी कब मनाई जाती है? ये 11 जनवरी को मनाई जाती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका निधन कब हुआ था? तो 11 जनवरी और 1966 को इनका निधन हुआ था। उस वक्त ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता के सिलसिले में गए थे, ठीक है। तो 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हुई थी और इसीलिए डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 11 जनवरी को। बताइए आधार कार्ड के जनक कौन हैं?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आधार कार्ड के जनक हैं नंदन नीलेकणी। मैं आपको बता दूं ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और वर्ष 2009 में नंदन नीलेकणी जो हैं ये UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन बने थे। ठीक है, और नंदन नीलेकणी ने नारायण मूर्ति के साथ में मिलकर इंफोसिस कंपनी की स्थापना करी थी और इनको ही आधार कार्ड का जनक माना जाता है। बताइए, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो चतुर्थ स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस और समाचार पत्र को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये फेमस पेंटर थे। किसके दरबार में थे? तो ये हुमायूं के दरबार में थे। और एक फैक्ट आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को भी आंसर लगाना है फटाफट से। अंतिम क्वेश्चन का आंसर लगाइए, मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था और 1679 में इसको बनवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसको मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। आप लोग अपना आंसर लगाइए कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, आपको भी तो पता चले कि आप कितने पानी में हैं। और अब अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पहले 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुए थे, इनको जीतने वाली टीम कौन सी है? पहले 2 क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का नाम बताइए। और यदि आप डिटेल लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो डिटेल भी लिखिए। दोस्तों जिस प्रकार से हम स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और जनरल साइंस की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। एक ई बुक है करंट अफेयर्स की, दूसरी है जनरल साइंस की, और दोनों ई बुक में पूरी टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद ये दोनों ई बुक तैयार हुई हैं। तो यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैटिक जीके की सीरीज अब चालू हो गई हैं, कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे हम, और आप लोग भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।